कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। वाणी, बोली, भाषा। आखिर इंसानों ने सालों पहले भाषा क्यों बनाई होगी? इसका बेसिक नीड क्या था? मैं बताता हूँ। सर्वाइवल। जब हम हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे तब ग्रुप्स में हंटिंग करने के लिए, किसी खतरे से ग्रुप के लोगों को सचेत करने के लिए या किसी खास किस्म के टूल, फूड या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लोग भाषा का यूज़ किया करते थे। लैंग्वेज यानी कि भाषा का शुरुआती दौर में आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं था, न ही इमोशन से। लेकिन आज इंडिया में रीजनल आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है और आजकल तो लोगों को अपनी आइडेंटिटी किसी और पर थोपने की आदत सी हो गई है। अगर तुम्हें कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ बोलो, तमिलनाडु में रहना है तो फिर अपनी हिंदी यहाँ लेकर मत आओ, मुंबई के सारे स्कूलों में मराठी कंपलसरी करवाओ। यह सब बढ़ते हुए कल्चरल टेंशन की ओर ही इशारा करते हैं। बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में आप पब्लिक और प्रोफेशनल जगहों पर किस भाषा में बात करेंगे वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल रूप ले चुका है। अब ऐसी बात भी नहीं है कि यह बिल्कुल नया है। भारत में लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी का सेंट्रल पार्ट हमेशा से रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आजकल ये इतना तीखा और धारदार क्यों है? क्यों किसी की आइडेंटिटी किसी के लिए मुश्किल बन जा रही है? इसके पीछे कैसी साइकोलॉजी काम करती है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि इसका हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है। भारत जब आजाद हुआ तो उसके पास 1600 से भी अधिक मातृभाषाएं थीं आज तक, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। शुरुआत में जब राज्यों के बंटवारे की बात शुरू हुई तो इस बात पर भी चर्चा हुई कि इन बंटवारों का आधार क्या हो। क्या इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बांटा जाए, कल्चर के आधार पर बांटा जाए या लैंग्वेज के आधार पर? इस मुद्दे का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने राज्यों के बंटवारे को उसकी भाषा के आधार पर रखना उचित समझा। लेकिन ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी ऐसे ही नहीं बना। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग आंदोलन सालों साल काम करते रहे। ऐसे ही एक क्रांतिकारी पोट्टी श्रीरामुलु की आमरण अनशन करते हुए मृत्यु हो गई। वो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे और अनशन के 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके इस बलिदान ने ऐसा माहौल बनाया जिससे भाषा के आधार पर 3 अलग अलग राज्य बने। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु। अपनी किताब द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया में बलदेव राज नायर ये बताते हैं कि राज्यों का भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन एक बेहद ही इमोशनल और प्रैक्टिकल कदम था। लेकिन जहां इसने लोकल आइडेंटिटी को मजबूत किया, वहीं इसने भाषा आधारित तनाव को भी बढ़ा दिया। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अभी वापस से इतना क्यों बढ़ रहा है? भारत में भाषा को लेकर विवाद पिछले कुछ दशकों से काफी बढ़ गया है। इन विवादों के बढ़ने का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फेरबदल है। एक बड़ा फेरबदल है जनसमूह का। लोग जो नौकरियों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं। ऐसे में शहरी प्रवास इस विवाद का एक बड़ा कारण है। साल 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों ने बड़ी मात्रा में प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को, जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार। इस बड़े प्रवास ने इन शहरों के डेमोग्राफी को ही बदल कर रख दिया। उदाहरण के लिए बेंगलोर जैसे शहर में 40% से अधिक जनसंख्या अब कन्नड़ की जगह हिंदी या अंग्रेजी में बात करती है। यही हाल मुंबई का भी है। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से साइडलाइन कर दिए गए हैं और यही कारण बनता है इस बड़े विवाद का। इन शहरों के मूल निवासियों में एक धारणा ये भी पैदा हो गई कि बाहर से आए लोग उनके लोकल लैंग्वेज की इज्जत नहीं करते और लोकल्स ऐसा मानते हैं कि यदि आप कमाने खाने के लिए यहाँ आए हैं तो आपको हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। अब ये धारणा कब अहंकार में बदल जाती है ये पता नहीं चलता। प्रवासियों के मन में मूल निवासियों के लिए गुस्सा बढ़ जाता है और फिर एक दिन यह एक बड़े विवाद का रूप ले लेती है। आज डिजिटल एज में भाषाई पहचान पर भी जोर पड़ा है और उसे रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा एक
प्राइड के तौर पर प्रमोट भी किया जा रहा है। अक्सर हम सोशल मीडिया में ऐसे कैंपेन्स के बारे में सुनते ही रहते हैं। ये कैंपेन्स बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन कई बार इनसे ही एक चिंगारी निकलती है और सब कुछ खत्म कर देती है। अब समझते हैं कि इस भाषा के खेल में राजनीति कहां खेल रही है। देखिए, भारत में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए भाषा से अच्छी कोई चीज नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों ने तो इस भाषा के खेल को खूब अच्छे से यूज किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने मराठी लोगों के लिए जॉब प्रेफरेंस की मांग की, तो वहीं तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज ने 1930 के दशक से ही हिंदी का विरोध किया। कर्नाटक में कन्नड़ रक्षणा वेदिके जैसे ग्रुप्स ने कन्नड़ भाषा को पढ़ाई, नौकरी और शहर के साइन बोर्ड्स पर इस्तेमाल किए जाने की वकालत की। ये आंदोलन सिर्फ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि चुनावी फायदे के लिए भी उतने ही इस्तेमाल किए जाते रहे। विकास, गरीबी, शिक्षा, व्यापार जैसे मुद्दों पर राजनीति करना हमेशा से कठिन रहा है, लेकिन भाषा की गरिमा को एक चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करना सभी पार्टीज के लिए हमेशा फायदेमंद रहा है। ये तो बात रही राजनीति की, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है? ऐसा क्या है जो हम चुनावों में रोजमर्रा के मुद्दे से भी ऊपर इस भाषा के मुद्दे को रखते हैं और भावनात्मक रूप से उस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करने लग जाते हैं जो हमारी भाषा को लेकर बात करती है? तो चलिए भाषा के इर्द गिर्द बुने इस भावनात्मक जाल को साइकोलॉजी के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि भाषा जो है वो आपकी पहचान से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक संवाद का माध्यम भर नहीं है, बल्कि ये आपके कल्चर, मेमोरी और हेरिटेज तीनों को बखूबी दर्शाती है। मतलब ये कि आपकी भाषा आपको रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, संस्कृति के नष्ट होने का डर। मूल निवासी ऐसा मानते हैं कि बाहर के लोग अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति लेकर आते हैं। ऐसे में जब वो अधिक संख्या में हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे भूली बिसरी हो जाएगी और उस खास समाज में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब जिसकी भाषा उसकी संस्कृति और जिसकी संस्कृति उसकी सत्ता। इसलिए भी लोग दूसरी भाषाओं को अपने राज्यों में बोले जाने या उस संस्कृति के पनपने को लेकर डरने लगते हैं और फिर यही डर एक दिन विरोध का रूप लेती है और विरोध कब एक बड़े विवाद में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता। ये भाषा विवाद के पीछे का बेसिक साइकोलॉजी है। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं को कमतर करने की साजिश के तौर पर लिया जाता रहा है। शिक्षा और सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के यूज को हिंदी साम्राज्यवाद के तौर पर देखा जाने लगा। उदाहरण के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 2019 में लाए गए वन नेशन वन लैंग्वेज का दक्षिण के राज्यों में खूब विरोध हुआ। दक्षिण के लोगों का कहना है कि लगभग सरकारी वेबसाइट्स, जॉब पोर्टल्स या रेलवे अनाउंसमेंट्स में हिंदी भाषा एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज यूज होता है, जिससे नॉन हिंदी स्पीकर्स ठगे हुए महसूस करते हैं। देवी प्रसन्ना पटनायक ने अपनी किताब इंडिया एज अ मल्टीलिंगुअल नेशन में यह तर्क दिया है कि वन नेशन वन लैंग्वेज एक औपनिवेशिक विरासत या सोच है और भारत हमेशा से अपने बहुभाषी प्रकृति की वजह से ही फला फूला है। लेकिन एक भाषा के लिए दूसरी भाषा से इतनी नफरत कहाँ तक ठीक है? यदि कोई बैंक कर्मचारी हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है और उसकी पोस्टिंग कर्नाटक में हो जाती है तो उसे कन्नड़ बोलना आता ही हो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। बैंकिंग एक ट्रांसफरेबल जॉब होता है। एक बैंक कर्मचारी यदि अपने जीवन में 10 बार ट्रांसफर होने पर राज्य बदलता है तो क्या वो 10 भाषाएं बोलना सीखेगा? ये संभव भी नहीं है। बेसिक लेवल पर भाषा संचार का माध्यम है। जो जिस माध्यम में आसानी से संचार कर पाए उसे उसी माध्यम में बात करनी चाहिए। किसी भी इंसान का भाषा के साथ बेहद ही इमोशनल और पर्सनल कनेक्ट होता है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, वहाँ भाषा के बीच का टकराव तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसे विवाद बनने से ज़रूर रोका जा सकता है। यह विवाद तभी बनता है जब इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। कौन सी भाषा किस भाषा पर राज करेगी, यह डिबेट से निकलने का समय आ गया है। भारत जैसे देश में जहां इकोनॉमिक हब मराठी बोलने वालों के पास है, टेक हब कन्नड़ बोलने वालों के पास है, एग्रीकल्चरल हब
पंजाबी बोलने वालों के पास है, सिविल सेवाओं में हिंदी भाषी अपनी सेवा दे रहे हैं, सीमा पर हर भाषा के लोग दुश्मन से लड़ रहे हैं। ऐसे में अलग अलग भाषाओं में बात करते हुए भी हमारा एक होना इस देश को एक बनाता है।